दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से पहलगाम में पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने भारत के निर्दोष 26 से 28 नागरिकों का, आम नागरिकों का, पर्यटकों का जिसे कत्ल किया है, वो भी धर्म के आधार पर, उससे पूरे भारत की जनता का गुस्सा साथ में आसमान पर है। और सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को उसी तरीके का सबक सिखाए जिस तरीके से 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। पूर्वी पाकिस्तान को खत्म करके बांग्लादेश बना दिया। लेकिन दोस्तों, बड़े युद्ध भावुकता में तो लड़े नहीं जाते। हालांकि मैं कह चुका हूं कि पूरे देश की जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर है, लेकिन उसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ पूर्ण युद्ध करने जा रहा है या कर सकता है। हालांकि होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जानकार ये बता रहे हैं कि पूर्णकालिक युद्ध की संभावना बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ? तो क्या भारत अपने 26 या 28 नागरिकों की मौत का बदला नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा, लेकिन सोच समझकर बदला लेगा। क्योंकि युद्ध करना, शुरू करना अपने हाथ में होता है और बंद करना हालातों पर डिपेंड करता है। हालांकि भारत हर तरीके से पाकिस्तान पर भारी दिखाई देता है और है भी, लेकिन दोस्तों, जो समझदार लोग हैं उनका मानना यह है कि यदि भारत को बदला लेना है तो उन्हें पूर्ण युद्ध की जगह दूसरे वैकल्पिक उपायों पर ध्यान देना होगा और वैकल्पिक तरीके से अपने नागरिकों की मौत का बदला लेना होगा। चूंकि युद्ध एक बहुत बड़ा विनाशकारी होता है, किसी के लिए भी हो। आप जानते हैं कि उसको सोचने में और करने में बड़ा अंतर होता है। जब आज से 3 साल पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तो रूस का यह मानना था कि हम 3 दिन में इसको फतेह कर लेंगे, यूक्रेन का नाम पृथ्वी से मिटा देंगे और अपने में मिला लेंगे। कुछ लोग ये मान रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता लग सकता है, यानी रूस के सामने यूक्रेन की ताकत कुछ भी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि 3 साल से ज़्यादा युद्ध चल रहा है। यूक्रेन का बहुत नुकसान हुआ है। रूस ने लगभग आधे देश को खंडर में तब्दील कर दिया गया है। हजारों सैनिक, यानी सैनिक और नागरिक मिलाकर लाखों जानों का नुकसान यूक्रेन का हुआ है। लेकिन दोस्तों, छोटे से यूक्रेन ने जिस तरीके से 3 साल से उसका मुकाबला किया है,
रूस को भारी क्षति उठानी पड़ी है। हम ये तो नहीं कहते, चूंकि हमने आंकड़े निकालने की कोशिश की तो अलग अलग जगह पर अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं कि रशिया को कितना नुकसान हुआ और कितने उसके सैनिक मारे गए, कितने टैंक ख़त्म हुए, कितने उसके वायुयान ख़त्म हुए, लड़ाके जहाज़ ख़त्म हुए। तो यूक्रेन ने भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। एक अनुमान के अनुसार 1.5 लाख के करीब सैनिक रशिया के मारे गए बताए गए हैं। हम इस संख्या की कोई पुष्टि नहीं करते 100%। और कहा जा रहा है कि भारी तादाद में टैंक और लड़ाकू विमान और अन्य तरीके की क्षति रूस को यूक्रेन ने पहुंचाई है। तो दोस्तों, ये भी तय है कि यूक्रेन अपने दम पर तो 3 साल तक रूस से टक्कर ले नहीं सकता था। यूरोपीय देशों ने और अमेरिका ने उसकी मदद की है, तभी यह विनाशकारी युद्ध हुआ और यूक्रेन 3 साल से रूस का सामना करने में सफल रहा और भारी नुकसान रूस को भी उठाना पड़ा है। यहाँ तक कि रूस को भाड़े के सैनिकों का इंतजाम करना पड़ रहा है। एक और दूसरी घटना कि ये आप जानते हैं कि फ़लस्तीन और इजराइल में तनातनी रहती है, लेकिन इतना भी नहीं था, शांतशाही माहौल चल रहा था, जब कुछ महीने पहले अचानक फ़िलिस्तीनी लड़ाके हमास लड़ाकों ने अचानक इजराइल में घुसकर हमला किया। उसके काफ़ी लोग मार दिए और बड़ी संख्या में इजराइल नागरिकों को अपहरण करके भी ले गया। हम ये सब मामला इजराइल का 1000 के आसपास या माइनस प्लस हम मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फ़लस्तीन को और हमास को कितनी हानि, नुकसान उसके बाद उठाना पड़ा। यदि वो लगभग 1000 नागरिकों को मारना या अपहरण करने का काम ना करता तो उसके 50,000 नागरिक फ़लस्तीन में नहीं मारे जाते और गजा को जिस तरीके से इजराइल ने खंडरों में तब्दील कर दिया है, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे बस्तियां हों, चाहे संस्थान हों, सब खंडहर हो चुका है, लगभग सब खंडहर हो चुका है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इजरायली सेना ने हमास के लगभग 90% लड़ाकों को नेस्तनाबूद कर दिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि युद्ध जो है बहुत परेशानियां लेकर आता है, बहुत नुकसान लेकर आता है, बहुत जानें जाती हैं उसमें। इसलिए जोश में होश नहीं खोया जा सकता और ना ही खोना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत क्या करे, और या ये भी, इस बात को हम यूँ भी कह सकते हैं, या सोच रहे हैं लोग, भारत के करोड़ों देशवासी भी सोच रहे हैं, पूरी दुनिया भी सोच रही है कि क्या भारत पाकिस्तान युद्ध होगा या नहीं। देखो, युद्ध होगा तो भारत ही करेगा क्योंकि भारत ने बदला लेना है, लेकिन ये पूर्णकालिक होगा या नहीं, इसमें संदेह है। बहुत कम लोग मानते हैं कि पूर्णकालिक युद्ध होने की संभावना कम है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है, जानकारों का मानना है कि पहली बात तो युद्ध में फायदा नहीं है, हम विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं, भारत में भयंकर महंगाई है और कई समस्याएं हैं, और यदि युद्ध हुआ और लंबा खिंचा, पाकिस्तान की पीठ पर, पर्दे के पीछे या सरेआम चीन या कुछ और दो देश
आ गए तो हालात भारत के हाथ से भी निकल सकते हैं, भारत को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन इस बीच ये भी चर्चा है कि लोग चाहते हैं कि या तो युद्ध हो ना, और हो तो आर पार का हो। ऐसी स्थिति पाकिस्तानी की कर दी जाए, इतना कमज़ोर कर दिया जाए या टुकड़े कर दिए जाए, पीओके को वापस ले लिया जाए, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से काट दिया जाए और आर्थिक रूप से युद्ध स्तर पर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। ऐसा यदि भारत या भारतीय सेना कर सकती है तो ही पूर्णकालिक युद्ध में उतरना चाहिए। क्योंकि कहना बड़ा आसान है, मैंने जैसा कि फलस्तीन और इजराइल का उदाहरण दे दिया आपके सामने, यूक्रेन और रूस का उदाहरण दे दिया मैंने आपके सामने। यदि पूर्णकालिक युद्ध हुआ तो भारत के लिए, भारत की जनता के लिए विनाशकारी होगा, बहुत नुकसानदायक होगा। पाकिस्तान तो नेस्तनाबूद हो ही जाएगा, भारत उसकी हालत खराब कर देगा, लेकिन भारत को भी रूस की तर्ज पर या फलस्तीन की तर्ज पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है और आंकड़ों की यदि बात करें तो पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा परमाणु बम हैं। अलग अलग आंकड़े हैं, कोई कहता है कि भारत के पास 120 से 30 परमाणु बम हैं और पाकिस्तान के पास 150 से 170 परमाणु बम हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा तो लगभग किसी के पास नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यदि भारत के पास मान लेते हैं 150 परमाणु बम हैं तो पाकिस्तान के पास 160-70 बताए जाते हैं। इसके अलावा जो और चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि युद्ध बातों से नहीं होता, उसके लिए कई तरीके की तैयारियां जरूरी होती हैं। फिर ये भी देखना होगा कि भारत और पाकिस्तान की युद्धक क्षमता क्या है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो भारत की सैन्य श्रेष्ठता ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की सेना दुनिया में चौथे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तानी सेना 12वें स्थान पर। भारत के पास 14,55,000 सक्रिय सैनिक हैं और पाकिस्तान के पास ये संख्या लगभग आधी है। उनकी संख्या 6-7 लाख सैनिकों की बताई जाती है। लेकिन यदि हम एवरेज की बात करें, जितना भारत बड़ा है और 5 गुना या जितने भी गुना भारत पाकिस्तान से बड़ा है, उस लिहाज से भारत की सैन्य शक्ति उतनी बड़ी नहीं दिखाई देती संख्या के आधार पर। और ये मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, मैं कोई विशेषज्ञ भी नहीं हूँ, लेकिन जो ये आंकड़े जो मैं देख पा रहा हूँ उसके अनुसार मैंने बताया कि पाकिस्तान के पास भारत से लगभग आधी सैन्य शक्ति है और भारत के पास यदि दूसरे अर्धसैनिक बल या उस तरीके की उसकी बात करें तो लगभग 22 लाख के आसपास बताई जाती है। भारत के पास 4,614 टैंक और 606 लड़ाकू विमान बताए गए हैं, जो पाकिस्तान के 3,742 टैंक से कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं है, और 387 लड़ाकू विमान पाकिस्तान के पास बताए गए हैं। यदि हम इन आंकड़ों को देखें तो पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना टैंक होने चाहिए थे, लड़ाकू विमान भी 600 से ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन उतने नहीं हैं।
इसके बावजूद ये भी देखना होगा, बेशक आज की तारीख में युद्ध के लिए भारत के हक में सारा माहौल है। सारे यूरोपीय देश, अमेरिका, रूस और काफ़ी हद तक मुस्लिम कंट्रीज़ भी भारत के साथ है, और जिस तरीके से कायरपूर्ण हमला कर भारतीय नागरिकों को पाक आतंकवादियों ने मारा है, उससे सबकी सहानुभूति भारत के साथ है। हालांकि चाइना ने भी भारत के हक में अपना बयान दिया है, लेकिन दोस्तों चाइना किसी कीमत पर नहीं चाहेगा कि भारत पीओके पर कब्जा कर ले और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से काट दे, अलग देश बना दे। चूंकि चाइना ने सी पैक पर अरबों रुपया खर्च कर रखा है और वो अपने अरबों रुपयों को डूबने नहीं देना चाहेगा, और चूंकि सी पैक पीओके से ही होकर गुजरता है, तो सीधे तौर पर या अप्रत्याशित तौर पर चाइना पाकिस्तान की मदद करेगा, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि भारतीय सेना पीओके पर ताकत के बल पर, सैन्य बल के आधार पर पीओके को वापस लेने में सक्षम है, और भारत के सैन्य अधिकारी दावा करते रहे कि एक बार मोदी जी इशारा करें, भारत सरकार इशारा करे, तो ये बहुत लंबा चौड़ा काम भारतीय सेना के लिए नहीं है पीओके को वापस लेना। लेकिन दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं कि कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। जो पीओके का एरिया है वो घने जंगलों वाला है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और उन पहाड़ों में ऊंचे नीचे नदियों में मतलब युद्ध करना और जीतना कोई आसान काम नहीं होगा। हम सब चाहते हैं कि भारत पीओके को वापस ले और पाकिस्तान को जबरदस्त अकल उसके ठिकाने लगाए। और जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है, आधिकारिक तौर पर भारत ये स्वीकार नहीं करता कि वो बलूच लड़ाकों का समर्थन कर रहा है या किसी भी तौर पर उन्हें मदद कर रहा है। लेकिन यदि युद्ध हुआ तो भारत बलूच लड़ाकों को भी जबरदस्त तरीके से तैयार करके पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। और मैंने अपनी एक कुछ दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें दावा किया था मैंने कि लगभग 70% जो पीओके के निवासी हैं, जो पाक अधिकृत कश्मीर के निवासी हैं, वो भी जम्मू कश्मीर की खुशहाली को देखकर वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो ये जो बात है कि वहाँ की जनता का, आधे से ज़्यादा जनता का भारत के हक में बोलना और भारत में शामिल होने की बात करना, ये भारत के हक में जाता है। इससे भारत को बल मिलता है। तो मैंने इस वीडियो में यही बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान तो कंगला हुआ पड़ा है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जितना मरा हुआ और मर जाएगा और बर्बाद हो जाएगा और कटोरा लेके भीख मांगेगा। लेकिन दोस्तों भारत एक साधन संपन्न देश है और सोच समझ के फैसले लेने वाला है। वो दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है और एक महाशक्ति बनना चाहता है। चीन के मुकाबले
तो यदि हमारे ये सपने हैं तो इन सपनों को पूर्ण कालिक युद्ध होने पर ठेस लगेगी और हमारा सपना जो साल में 2 साल में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने का है वो खंडित हो सकता है। युद्ध होगा तो भयंकर महंगाई बढ़ना तय है और भी बहुत सारी समस्याएं होंगी। जैसा कि मैंने कहा, युद्ध में हजारों सैनिकों की बलि चढ़ जाती है, अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो इन हालातों में मोदी जी या भारतीय सेना बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेगी और जानकार ये मान के चल रहे हैं कि उम्मीद यही है कि भारत अपने नागरिकों की मौत का बदला वैकल्पिक रूप से लेगा, जैसे कि सिंधु नदी का पानी रोक देना, पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर आर्थिक तौर पर और कमजोर करना, उसको पूरी दुनिया में आतंकवाद का एक्सपोर्टर साबित करना और आधुनिक काल में और बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जा सके और उनको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया जा सके। जो पाकिस्तान के बेवकूफ़ कहूँगा मैं तो जो हुक्मरान हैं, उनसे उनके खिलाफ बुद्धि से ही हमें काम लेना होगा कि सांप मर भी जाए और लाठी भी ना टूटे। पाकिस्तान को जबरदस्त सजा भी दे दी जाए और भारत किसी भयंकर युद्ध में भी ना फंसे जिससे रूस और यूक्रेन की तरह भारत को भी भारी नुकसान उठाना पड़े। तो दोस्तों, होने को तो कुछ भी संभव है। हम ये नहीं कहते कि भाई युद्ध नहीं होगा, पूर्णकालिक भी हो सकता है। ये तो फैसला भारत सरकार लेगी, मोदी जी लेंगे, लेकिन जो समझदार बुद्धिजीवी हैं वो यही मानकर चल रहे हैं कि पूर्णकालिक युद्ध की संभावना नहीं है और भारत उसी तरीके से उन्हीं विकल्पों पर सोच सकता है जिस तरीके से पहले उन्होंने इस तरीके की घटनाएं होने पर पाकिस्तान को सबक सिखाया था। और यही सबसे शायद बेहतर भी रहेगा, जो चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े जो पहले की गई है, और जो आतंकवादियों के कैंप हैं उन पर बमबारी करके या मिसाइल फेंककर उनको नष्ट करना भी एक विकल्प हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भारत वैकल्पिक हथियार इस्तेमाल करेगा, न कि पूर्णकालिक युद्ध। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि भारत और पाकिस्तान का कोई बड़ा युद्ध होगा या नहीं। तो हमने अपनी राय रखी, जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे बातचीत के आधार पर, और संभावना यही है कि पूर्णकालिक युद्ध नहीं होगा, ऐसा हमारा मानना है। पूर्णकालिक युद्ध की संभावना
बहुत ही कम है। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।